नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में जो हम +1 केमिस्ट्री से लेकर आए हैं यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स से। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस करती है और उन एनर्जीज के बीच में जो इंटरकन्वर्शंस होता है उसको डिस्कस करती है। उससे ये टॉपिक है आज का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मेनली हम बता दें आपको कि इसमें हम डेफिनेशन देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और उसके बाद जस्टिफिकेशन करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसके लिए डिराइव करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. First law of thermodynamics, which is also known as law of conservation of energy, क्योंकि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन क्या होता है, जो टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की होती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed, although it can be converted from one form into another. And this law holds good in a chemical reaction also. And as we know that in chemical reaction, energy may be absorbed or evolved, but total energy of the reacting system and the surrounding remains constant. Number of definitions are given for this first law of thermodynamics for the conservation of energy, जैसे the total energy of the universe that remains constant। ये जो हमारे यूनिवर्स है इसमें जितने भी एनर्जीज हैं उस सब का टोटल अगर कर दिया जाए तो वो कंजर्व रहती हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो सकता है, लेकिन वो टोटल जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो कंजर्व रहती है। तो ये एक डेफिनेशन हो सकती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो क्या डेफिनेशन होगी, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द total energy of the universe remains constant। एक और तरीका है इसकी डेफिनेशन का कि जो एनर्जी होती है सिस्टम की, अगर उस सिस्टम को हम आइसोलेट कर दें उसके सराउंडिंग से तो वो भी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखें, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम सराउंडिंग से आइसोलेट कर दें तो उसका जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो डेफिनेशंस हमने दिया या जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने स्टडी किया, इसकी जो है जस्टिफिकेशन करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जस्टिफिकेशन में इसमें फर्स्ट आता है कि दिस लॉ हैज नो थियोरेटिकल प्रूफ, मींस इट इज ए लॉ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हैज नॉट येट बीन वायलेटेड। सो कुछ एक जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो जस्टिफाई करती हैं इस लॉ को, वो ऑब्जर्वेशंस क्या होगी कि जैसे हमारे पास कोई मशीन होती है तो वो पॉसिबल नहीं है ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट करना जो काम कर सके, जो वर्क कर सके विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, मींस विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा एनर्जी। और अगर ये लॉ सच होता है, इफ द लॉ वर नॉट true, it would have been possible to construct such a machine। तो हम ऐसी मशीन, अगर ये लॉ ठीक नहीं बैठता है तो हम ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट्स के ही चलती रहेगी। फिर दूसरा इसमें जेम्स जूल, जिसके बारे में आपने सुना है लोअर क्लासेस में, उसके एक्सपेरिमेंट्स को आपने स्टडी किया है। जेम्स जूल एक्सपेरिमेंट्स क्या करता है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है जिसमें कि जो वर्क होता है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्शन ऑफ वर्क इनटू हीट। और ये एक्सपेरिमेंट बोलता है कि फॉर एवरी 4.183 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या होता है 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। अब ये देखो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि फॉर एवरी 4.183 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर इतना काम अगर किया जाए तो हमारे पास जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट एनर्जी 1 कैलोरी के इक्वल
प्रोड्यूस होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो जस्टिफिकेशन है वो आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शंस में भी कंजर्व्ड होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम 1 मोल वाटर का लेते हैं और उसको हम डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जिससे वो बना हुआ है, तो हमें 286.4 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर फिर हम क्या करते हैं, सपोज करो इसी वाटर को जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम फिर से प्रोड्यूस करते हैं, तो इतना ही एनर्जी वहां पे लिबरेट होता है। कहाँ से एनर्जी लिबरेट होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके जब हम वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं तो 286.4 किलो जूल एनर्जी वहां पे लिबरेट होता है, रिलीज होता है। तो जितना डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी यूज हुआ उतना ही इसको प्रोड्यूस करते बार एनर्जी रिलीज हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें भी एनर्जी कंजर्व हो रही है। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल स्टडी किए ये जस्टिफाई करते हैं कि जो एनर्जी है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होती है, हालांकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स जस्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से डिराइव करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इंटरनल एनर्जी है, हीट है और वर्क है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी बोलते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू भी बोलते हैं। ये दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे जब Q प्लस W होता है तो प्लस W का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है एंड माइनस W का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम डेरिवेशन में देखते हैं कि किस तरह से इन एक्सप्रेशंस को ऑब्टेन किया जा सकता है या डिराइव किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम लेते हैं। कोई एक सिस्टम है, चाहे आप इसको चाय का गिलास ही मान लो, चाय का प्याला ले लो, तो ये एक सिस्टम है। और जो भी सिस्टम होता है, जो भी बॉडी होती है कोई भी, उसकी एक इंटरनल एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पे डेरिवेशन में क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज U1। तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे इस सिस्टम को हीट सप्लाई देते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करते हैं और हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बोला कि इंटरनल एनर्जी को हमने U1 से डिनोट किया, तो हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। तो हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम को हीट सप्लाई किया, तो हीट जब इस सिस्टम में ऐड हुआ सराउंडिंग से तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया और उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है U1 प्लस Q, क्योंकि Q हीट एनर्जी इसमें ऐड हो गई जो सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी। अब हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं कि अगर हम वर्क डन करते हैं सिस्टम के ऊपर तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो फिर से इंक्रीज हो जाती है, तो हम वर्क डन को भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे जो नई इंटरनल एनर्जी होगी। तो ये जो U1 प्लस Q प्लस W है ये इस सिस्टम की नई इंटरनल एनर्जी हो गया, जिसको हमने डिनोट किया U2 से। तो हम बोलेंगे कि U2 क्या है, U2 एक ऐसी इंटरनल एनर्जी है जो कि सिस्टम में हीट सप्लाई करके या वर्क डन करके सिस्टम के ऊपर प्रोड्यूस हुई है।
या क्रिएट हुई है। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, u1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू q प्लस w यहीं रहेगा और u1 को हम इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और u2 माइनस u1 मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो डेल्टा u से इसको डिनोट करेंगे, तो डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है मैथड, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है, वो प्रूव हो जाता है कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w। यहाँ पे q है हीट एडेड टू द सिस्टम, w है वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड डेल्टा u यहाँ पे है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w, ये प्रूव हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं डेल्टा u इज इक्वल टू q माइनस w। सो सेकेंड जो इसका दूसरे टाइप से हम लिखते हैं q माइनस w, तो ये बहुत थोड़ा सा चेंज है इसमें। माइनस w का मतलब है कि यहाँ पे जैसे सपोज करो फर्स्ट हमारे पास सिस्टम था, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी u1 थी, फिर हमने उसमें क्या किया, हीट को ऐड कर दिया, सिस्टम को हीट सप्लाई कर दी, चाहे आपने नीचे इसको बर्नर के ऊपर रखा सिस्टम को और आग जलाई और ये सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई, वैसा कर दिया। फिर यहाँ पे कई तरीके से सिस्टम कई तरह का होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है आपने समझती बार। तो उसमें अब अगर सिस्टम काम करता है, ऐसा है ना, पहले था हमने जो ऊपर एक्सप्रेशन किया इसमें प्लस w लिया था हमने, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे काम हो रहा था और काम कौन कर रहा था, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा, तो जब सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो बाय द सिस्टम होगा और वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, तो u1 प्लस q माइनस w हो जाएगा और ये इस सिस्टम की नई इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो इसको हम और कैसे लिखेंगे, u2, अब u1 को इधर ले आएंगे, u1 इज इक्वल टू q माइनस w हो जाएगा और डेल्टा u से डिनोट कर देंगे u2 माइनस u1 को, दैट इज इक्वल टू q माइनस w। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में हम दूसरा जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का माइनस वाला, उसको हम डिराइव कर सकते हैं। बस जैसे ही इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वो नॉलेज होगा तो हम न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करेंगे। बाकी हीट एनर्जी जो सप्लाइड है सिस्टम को वो Q ही रहेगा। हीट एनर्जी गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है या हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि Q प्लस होगा या नेगेटिव होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको ये एक्सप्रेशंस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड होता है, तभी आप आगे जाकर जो भी एक्सप्रेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स में उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।